हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है और कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है। अब दोस्तों देखो होता क्या है कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर होता बहुत इजी है, लेकिन जो हमारे साथ के जो दोस्त होते हैं उनको क्या होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि ना एनसीईआरटी बुक्स और जो रेफरेंस बुक्स हैं उनमें बहुत बड़ा बड़ा एलोबरेट करके दिखाया जाता है, जितने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है। अगर हम शॉर्ट पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट्स को अगर अच्छे से समझ लें, ठीक है, तो हम खुद ही एलेबोरेट कर दें। हम कॉमर्स फील्ड से यार, कॉमर्स फील्ड के बंदे वैसे ही टैलेंटेड होते हैं, उन्हें आराम से मतलब आप एक हिंट दे दो, बस हिंट दे दो, बड़ा चढ़ा के पूरा बना देते हैं। ठीक है। सो गाइस, मजाक की बात अलग से, लेकिन हाँ कॉमर्स में होता है टैलेंट। तो दोस्तों देखो, आज हम यही समझेंगे, उन्हीं पॉइंट्स को समझेंगे, जिससे क्या होगा, आप टू द पॉइंट लिखोगे। और जो आपका सीबीएसई है वो भी यही कहता है कि आप टू द पॉइंट लिखो और अपने तरफ से आंसर लिखो। ठीक है। तो गाइस देखो, अब हम पढ़ते हैं चैप्टर फाइनेंशियल प्लानिंग। इट मीन डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ मच टू स्पेंड ऑन व्हाट टू स्पेंड अकॉर्डिंग टू द फंड एट आवर डिस्पोजल। ये क्या होता है कि एडवांस में सोच लेना कि मेरे को पैसा कहाँ खर्च करना है। ठीक है। और पैसा मतलब कहाँ से अरेंज करना है, कैसे खर्च करना है। ठीक है। जिससे क्या हो कि हमारा जो फंड हो वो पूरी तरह से खत्म भी ना हो जाए और फंड प्रॉपरली अरेंज हो जाए। ठीक है। ये छोटी सी डेफिनेशन में हमने फाइनेंशियल प्लानिंग को समझ लिया। अब गाइस इसका ऑब्जेक्टिव समझते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग करी क्यों जाती है। पहला है टू इंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, यानी कि जब जरूरत हो तब फंड हमारे लिए उपस्थित यानी कि सामने आ जाए। ठीक है। तो इंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। दूसरा, टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ फंड, यानी कि अगर मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी है कि मैं सिर्फ उस चीज़ पे खर्चा करूंगा। ठीक है। अब मैंने सोच रखा है कि अगर मेरे को अपना प्रोडक्ट मार्केट में ले जाना है, एग्जाम्पल पे, ठीक है, मार्केट में ले जाना है तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा। मार्केट में जिसको मैं दूंगा उसको वेयर हाउसिंग का थोड़ा बहुत खर्चा देना पड़ेगा। ठीक है। कमीशन देना पड़ेगा। अगर मैं वो सारी चीज़ें पहले से ही सोच लूंगा तो मैं एक फंड तैयार कर लूंगा। इससे क्या होगा कि वो पैसा बर्बाद नहीं होगा। हो सकता है कि मैंने सिर्फ इतना सोचा कि मैं वेयर हाउसिंग का पैसा दूंगा, ट्रांसपोर्टेशन का तो मैंने लिखा ही नहीं, तो फंड क्या होगा, हमारे पास जो पैसा है वो वेस्ट हो सकता है। ठीक है। क्या करता है, रिड्यूस वेस्टेज ऑफ फंड। तीसरा क्या होता है, कवर्स बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो उससे क्या होगा कि हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही फाइनेंसिस को मीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से जब भी जरूरत होगी, शॉर्ट के लिए चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, आप आराम से फंड को यूटिलाइज कर सकोगे। ठीक है। तो गाइस ये हो जाती है इसकी ऑब्जेक्टिव। ठीक है। अब हम समझते हैं इंपॉर्टेंट क्यों है फाइनेंशियल प्लानिंग, इंपॉर्टेंट क्यों है। पहला, फैसिलिटेट्स कलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम फंड। अपने पास जो फंड चाहिए, ठीक है, अपन को जो फंड चाहिए उसको कलेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है, हेल्प्स इन प्रॉपर इन्वेस्टिंग, कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करें ताकि अच्छा रिटर्न आए, ये इसमें हेल्प करता है। तीसरा, बेस ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल यानी पैसा कहीं वेस्ट ना हो जाए, या फिर पैसे को कहाँ से अरेंज करना है, कहाँ से बनाए रखना है। ठीक है। तो ये हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर। चौथा, हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन, पैसे को बनाए रखना, पैसे का पूरा अरेंजमेंट रखना कि पैसा वहाँ जाएगा, ये पैसा यहाँ जाएगा, उस जगह से पैसा लेना है। ठीक है। सब जगह कोऑर्डिनेशन बनाए रखने में मदद करता है। पांचवा, हेल्प्स इन फिक्सिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। अब गाइस कैपिटल स्ट्रक्चर को फिक्स करने में हेल्प करता है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम थोड़ा सा अभी पढ़ते हैं। ठीक है। तो गाइस ये देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग हमने समझ ली। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो ना गाइस, जैसे अगर आपको ये पढ़ना है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं उसमें क्या करता हूँ कि जैसे पोस्ट होती है तो आप ऐसे स्क्रॉल कर करके आप इजीली देख सकते हो। ठीक है। जैसे अगर आपको वीडियो समझनी हो तो आप यूट्यूब पे कर लो, लेकिन जस्ट अगर पढ़ना हो कि मुझे बस भाई पढ़ना है कि ये क्या लिखा है, तो आप आराम से इंस्टाग्राम पे मेरी पोस्ट को देख के आराम से समझ सकते हो। ठीक है। सो इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फॉलो करके आराम से पढ़ सकते हो। और एग्जाम्स के लिए बिल्कुल घबराना नहीं। दोस्तों, बिजनेस स्टडी में क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस, अकाउंट्स की तो बात अलग है, बिजनेस स्टडी में आपका कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी, डबल सी याद रख लो। कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी, ये दो चीज़ें आपको 80 में 80 दिला सकती है। ठीक है। तो दोस्तों ये हो जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और हम समझते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। दोस्तों आप समझते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। इट मीन्स प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग, यानी कि प्रोपोर्शन यानी कितना मैंने डेब्ट लिया है और कितना इक्विटी पे है। ठीक है। इसके प्रोपोर्शन को हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि
डेब्ट अपॉन इक्विटी, जो कि फाइनेंस यानी बिजनेस में पैसा लगाने के लिए मैंने जो ये प्रोपोर्शन बनाया है, ठीक है, उसे हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कैपिटल स्ट्रक्चर्स को कौन डिसाइड करता है, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिसको हम मन में रख के फिर कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहला है कैश फ्लो पोजीशन, अर्निंग्स और स्पेंडिंग, पैसा कितना आ रहा है कितना जा रहा है, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि मैं कितना डेप्थ लूँ, ठीक है, कितने डेप्थ लूँ या फिर कितना इक्विटी यानी कितना अपना पैसा लगाऊं या शेयर होल्डर्स का, जिससे मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ जाए, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेप्थ, मैं डेप्थ उतना ही लूँ कि मैं उसे आगे चल के मीट कर सकूँ, यानी कि अगर मैं कोई डेप्थ ले रहा हूँ और अगर उसका इंटरेस्ट मुझे ज़्यादा पे करना है तो मैं डेप्थ नहीं जाऊँगा, मैं इक्विटी पे जाऊँगा, यानी इक्विटी को मैं ज़्यादा बढ़ा दूंगा, ठीक है। चौथा है इंटरेस्ट एवरेज रेशियो। गाइस इंटरेस्ट एवरेज रेशियो क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट, यानी कि डेप्थ मान लो मैंने पैसा अरेंज कर लिया डेप्थ से, ठीक है, अब डेप्थ से अरेंज कर लिया, लेकिन मैं अब जो कमाया वो मतलब इंटरेस्ट टैक्स सब पे करने के बाद जो पैसा बच रहा है, क्या मैं उससे जो डेप्थ का इंटरेस्ट है, जो लोन का जो इंटरेस्ट है कमाई से, उसे मैं भर पा रहा हूँ। अगर हाँ मैं भर पा रहा हूँ, मेरे पास पैसा बच पा रहा है, तो हाँ मैं डेप्थ ले सकता हूँ, ये रेशियो में मैं डेप्थ को ज़्यादा दे सकता हूँ, ठीक है। पांचवा आता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर मानो गाइस अगर मैं इक्विटी मतलब अगर मैं शेयर ज़्यादा इशू करता हूँ और मुझे पैसे की ज़रूरत अर्जेंट है, ठीक है, तो गाइस शेयर इशू करना एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा समय लगता है, फाइल्स जाती हैं, फाइल्स आती हैं, फिर इशू करा जाता है, पैसे आते हैं, तो इसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी कि मुझे इक्विटी से यानी शेयर होल्डर से पैसा लेने में मेरा खुद का कितना पैसा खर्च होता है और उसकी मुझे ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है, इस सब को देख के मैं ये डिसाइड करता हूँ कैपिटल स्ट्रक्चर। और गाइस एक बात सुनो, अगर आपको ये जो बोर्ड पे लिखा है आपको इसको डायरेक्टली देखना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैं इसकी फोटोज अपलोड कर देता हूँ, यानी जो भी बोर्ड पे लिखता हूँ इनकी फोटोज इंस्टाग्राम पे अपने पेज पे फाइल्स के रूप में अपलोड कर देता हूँ। यानी अगर आपको एग्जाम्स के दिनों में पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना है तो आप इंस्टाग्राम पे जाके स्क्रॉल करके आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। और ऐसी वीडियो को लाइक करते रहो और सब्सक्राइब करो गाइस, ठीक है।